यहाँ माँ और बेटी के अटूट प्यार, समर्पण और एहसास की एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी प्रस्तुत है। माँ का आंचल और बंद संदूक। छोटे से कस्बे की एक तंग गली में एक मिट्टी और ईंटों से बना छोटा सा घर था। उस घर के आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी छांव तले शांति का पूरा संसार बसता था। शांति एक ऐसी महिला जिसने अपने पति के ऐसे में गुजर जाने के बाद केवल अपनी 6 साल की बेटी अंजू के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी थी। शांति के पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, बस सिलाई की एक पुरानी मशीन, चेहरे पर थकान छुपाती हुई एक प्यारी सी मुस्कान और अपनी बेटी अंजू के लिए असीम प्यार। माँ, मेरी फ्रॉक का बटन टूट गया। 6 साल की नन्ही अंजू रोते हुए बोली। शांति ने तुरंत सिलाई का काम छोड़ा और अंजू को गोद में बिठाते हुए कहा, अरे मेरी गुड़िया, बस 2 मिनट रुको, अभी ठीक कर देती हूँ। रोते नहीं है, रोने से तो चेहरे की रंगत उड़ जाती है। शांति रात रात भर जाग कर गांव के लोगों के कपड़े सिलती थी। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती, तब सिर्फ शांति की सिलाई मशीन की टप टप आवाज गूंजती थी। अंजू कई बार आधी रात को उठकर माँ को देखती तो पाती कि माँ की आंखें लाल है, लेकिन हाथ फिर भी सुई धागे से कपड़ों की को तराश रहे होते थे। माँ, तुम सोती क्यों नहीं? अंजू अपनी मासूमियत से चुपती पूछती। शांति अंजू के माथे को चूम कर कहती, बेटा, जब तुम बहुत बड़ी अफसर बन जाओगी और इस घर की छत को पक्का करवा दोगी, तब मैं जी भर कर सोऊंगी। अंजू माँ के सीने से लिपट जाती और कहती, माँ, मैं बहुत पढ़ाई करूंगी, देखना एक दिन तुम्हें रानी बनाकर रखूंगी। समय बीतता गया। शांति ने अपनी भूख मार मार कर अंजू की हर इच्छा पूरी की। जब बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता, तो शांति अंजू के बिस्तर पर पनिया बिछा देती और खुद पूरी रात बाल्टी लेकर टपकते पानी को रोकती रहती, ताकि उसकी बेटी की नींद में कोई रुकावट न आए। वर्षों की कड़ी मेहनत रंग लाई। अंजू पढ़ाई में हमेशा प्रथम आती रही। जब 12वीं का परिणाम आया, तो अंजू ने पूरे जिले में टॉप किया था। एक दिन अंजू दौड़ते हुए घर आई और शांति के गले से लग गई। माँ, मेरा एडमिशन दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज में हो गया है। मेरा सपना पूरा हो गया माँ। शांति की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो खुशी के आंसू थे, लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी था। दिल्ली की पढ़ाई का खर्च कैसे उठेगा? अगले ही दिन शांति ने अपनी माँ से मिली आखिरी निशानी, सोने की 2 पुरानी चूड़ियां निकलवा कर बेच दी। जब अंजू ने माँ के खाली हाथों को देखा, तो उसकी आंखें भर आई। माँ, आपने अपनी चूड़ियां बेच दी? यह तो नानी की आखिरी निशानी थी। शांति ने अंजू के हाथों को चूमते हुए कहा, बेटा, गहने तो मिट्टी है, मेरी असली संपत्ति तो तुम हो। जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना होगा। अंजू दिल्ली चली गई। पहली बार शांति का वह छोटा सा घर पूरी तरह से सुनसान हो गया। घर के हर कोने में अंजू की हंसी, उसकी नादानियां और उसकी बातें गूंजती रहती थी। शांति रोज शाम को चौखट पर बैठकर गली के मोड़ को ताकती रहती, मानो अभी अंजू बस्ता संभालती हुई आएगी और कहेगी, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। दिल्ली में अंजू की एक नई जिंदगी शुरू हुई। बड़ा शहर, बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े सपने और ऊंचे लोग। शुरुआत में अंजू रोज अपनी माँ को फोन करती थी। दिन भर में उसने क्या किया, क्या खाया, सब बताती थी। लेकिन धीरे धीरे कॉलेज का काम, नए दोस्त और शहर की तेजी में अंजू की दिनचर्या बदलने लगी। फोन कॉल दिन में एक बार से हफ्ते में एक बार और फिर महीनों में एक आधा बार होने लगे। शांति रोज फोन को संभाल कर रखती, उसे बार बार पूछती कि कहीं उसकी घंटी बजे और अंजू की आवाज सुनाई दे। हेलो अंजू, कैसी है मेरी बच्ची? शांति जब भी फोन करती, उसका पहला सवाल यही होता। मैं ठीक हूँ, अभी बहुत व्यस्त हूँ, असाइनमेंट बना रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। अंजू का तो रेत जवाब आता और फोन कट जाता।
शांति फोन को अपने सीने से लगा लेती और सोचती मेरी बच्ची बहुत मेहनत कर रही है, थकी होगी। साल बीतते गए, अंजू की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएससी में ऊंचे ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। उसका वेतन लाखों में था। अब अंजू का रहन सहन, बोलने का तरीका और सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। शांति जब भी गांव में किसी को मिलती तो गर्व से कहती, मेरी अंजू शहर में बड़ी अफसर बन गई है। लेकिन शांति का दिल अंदर ही अंदर तड़पता था। अंजू त्योहारों पर भी घर नहीं आती थी। माँ, इस बार कंपनी की बहुत जरूरी मीटिंग है। माँ, इस बार छुट्टियां नहीं मिली। जैसे बहाने अब हो चुके थे। एक बार अंजू 2 साल बाद कुछ दिनों के लिए अपने गांव आई। शांति की खुशी का ठिकाना ना था। उसने अंजू की पसंद के चावल के पापड़, आम का अचार और कढ़ी बनाई। लेकिन जब अंजू घर पहुंची तो उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा चिड़चिड़ापन था। माँ, यहाँ कितनी धूल है और तुमने अभी तक यह पुराना कमरा नहीं बदला। इस छोटे से घर में एसी भी नहीं है। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अंजू ने अपना ब्रांडेड बैग मेज पर रखते हुए कहा। शांति का दिल बैठ गया। उसने दबे पांव जाकर पंखे की गति तेज कर दी और धीमे से बोली, बेटा, तेरे लिए ठंडा पानी लाऊं? मटके का पानी है, बहुत मीठा है। नहीं माँ, मैं सिर्फ मिनरल वाटर पीती हूँ। मटके के पानी से मेरा पेट खराब हो जाएगा। अंजू ने अपने फोन में देखते हुए रूखेपन से कहा। शांति चुपचाप रसोई में चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उन्हें पोंछ लिया। जिस बेटी की एक मुस्कान के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी, आज उसी बेटी को माँ की बनाई कड़ी और माँ का मटका बिछड़ा हुआ लग रहा था। 3 दिन बाद ही अंजू वापस जाने लगी। बेटा, कुछ दिन और रुक जाती। शांति ने कांपते हाथों से अंजू का सिर सहलाते हुए कहा। माँ, आपको समझ नहीं आता, कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत काम होता है। मेरे पास यहाँ बैठने का फालतू टाइम नहीं है, अंजू ने कहा और अपनी कैब में बैठकर चली गई। शांति धूल उड़ती सड़क को तब तक देखती रही जब तक कि कार ओझल नहीं हो गई। गांव लौटने के 1 साल बाद अंजू अपनी चमचमाती दुनिया में पूरी तरह खो चुकी थी। प्रमोशन पार्टियां और विदेश यात्राएं ही उसकी पहचान बन चुकी थी। एक दिन ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के दौरान अंजू का फोन बार बार बजने लगा। फोन गांव के पड़ोसी राजेश काका का था। अंजू ने चिड़चिड़ाकर फोन उठाया। काका, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात कीजिए। उधर से काका की कांपती आवाज आई, बेटिया, तुम्हारी माँ शांति भाभी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, तुम तुरंत आ जाओ। अंजू के हाथ से पेन छूटकर गिर गया। कुछ पल के लिए उसके आसपास का सारा शोर थम गया। दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी निकाली और गांव की तरफ दौड़ पड़ी। पूरे रास्ते अंजू के दिमाग में माँ की कही पुरानी बातें गूंज रही थी। बेटा, जब तुम बहुत बड़ी अफसर बन जाओगी तब मैं जी भर कर सोऊंगी। जब अंजू घर पहुंची तो आंगन में सन्नाटा था। नीम का पेड़ वैसे ही खड़ा था, लेकिन उसकी छांव आज बहुत भारी लग रही थी। कमरे में शांति खाट पर लेटी हुई थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चेहरा पिचक गया था और आंखें बंद थी। वो सांसें बहुत मुश्किल से ले रही थी। माँ, अंजू चिल्लाते हुए शांति के पैरों के पास गिर पड़ी। शांति ने बहुत मुश्किल से अपनी भारी पलकें खोली। अपनी बेटी को सामने देखकर उसके सूखे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कांपते हाथों से अंजू के सिर पर हाथ रखा, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। डॉक्टर ने बाहर आकर अंजू से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ को फेफड़ों का गंभीर संक्रमण है और शरीर में बहुत कमजोरी है। इन्होंने सालों से अपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया और ना ही अपनी बीमारी के बारे में किसी को बताया। अब यह केवल दवाइयों के भरोसे नहीं बल्कि अपनी आखिरी इच्छा पूरी होने के इंतजार में
सांसें ले रही है। अंजू का दिल दहल गया। वह रोते रोते अपने पुराने कमरे में गई। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा वह सालों पहले छोड़कर गई थी। उसकी पुरानी किताबें, उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म और लकड़ी की मेज। तभी उसकी नजर कोने में रखे एक पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी। यह वही संदूक था जिसे शांति हमेशा ताला लगाकर रखती थी और अंजू को कभी इसे छूने नहीं देती थी। ताला संदूक के ऊपर ही पड़ा था, शायद शांति ने उसे ढीला छोड़ दिया था। अंजू ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर जो था उसे देखकर अंजू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। संदूक में कोई सोने चांदी के गहने या कीमती सामान नहीं था। उसमें रखा था अंजू के बचपन के पहले फटे हुए जूते, जिन्हें शांति ने सूत के धागे से सील कर संभाल कर रखा था। अंजू की पहली ड्राइंग, जिसमें उसने एक छोटी सी झोपड़ी और एक माँ बेटी बनाई थी। एक डायरी जिसमें शांति ने पिछले 10 सालों का पाई पाई का हिसाब लिखा था। कहाँ से सिलाई के पैसे बचाकर अंजू के फीस भरी, कब अपनी दवाई के पैसे रोक कर अंजू के लिए नया कोट खरीदा, और सबसे नीचे रखी थी चिट्ठियों की एक पूरी गड्डी। अंजू ने काटे हाथों से उन चिट्ठियों को उठाया। वह सभी लिफाफे अंजू के दिल्ली वाले पते पर लिखे हुए थे, लेकिन उन पर कभी डाक टिकट नहीं लगा था। शांति ने वो खत लिखे तो थे, लेकिन इस डर से कभी पोस्ट नहीं किए कि कहीं उसकी बेटी अपनी पढ़ाई या काम में परेशान ना हो जाए। अंजू ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी बिटिया, अंजू आज बहुत ठंड है। जब भी ठंड बढ़ती है मुझे तेरी बहुत याद आती है। तू बचपन में हमेशा मेरे पल्लू में छुप जाती थी। शहर में तेरे पास पर्याप्त गर्म कपड़े हैं ना? यहाँ सिलाई मशीन का काम अब कम हो गया है। आंखें भी थोड़ा धुंधला देखने लगी है। लेकिन तू चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जब भी तुझे फुर्सत मिले एक बार फोन पर हंस दिया कर, मेरी पूरी थकान मिट जाती है। अंजू। अंजू ने दूसरा खत खोला। मेरी गुड़िया, आज गांव में पंडित जी आए थे। वह कह रहे थे कि बड़े शहरों में बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं। मैंने उनसे बहुत लड़ाई की। मैंने कहा मेरी अंजू ऐसी नहीं है, वह तो बहुत बड़ी अफसर है। उसके पास देश विदेश के काम है। पर बेटा, कभी कभी दिल करता है कि तू आए, मेरे सिर को अपनी गोद में रखे और पूछे कि माँ तू कैसी है। पर मैं जानती हूँ तू व्यस्त है। तू खुश रहे, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। और आखिरी खत, जो सिर्फ 1 महीने पहले लिखा गया था। अंजू, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी आंखें और फेफड़े अब थक चुके हैं। शायद मेरा बुलावा आ रहा है। बेटा, जब मैं चली जाऊं तो रोना मत। मैंने अपनी जिंदगी का हर पल तेरे लिए जिया है। अगर मुझसे कभी कोई भूल हुई हो तो अपनी अनपढ़ माँ को माफ कर देना। इस संदूक में तेरी सब बचपन की यादें हैं, इन्हें संभाल कर रखना। और हाँ, समय मिले तो किसी गरीब बच्ची को एक जोड़ी जूते दिला देना। मुझे लगेगा मेरी अंजू ने मुझे मेरी चूड़ियां वापस लौटा दी। चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते अंजू की चीख निकल गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जिस सफलता, जिस पैसे और जिस आधुनिकता पर उसे गर्व था, वह सब इस कागज के टुकड़ों और माँ के निस्वार्थ प्रेम के सामने बौना और निरस लग रहा था। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं कितनी अंधी हो गई थी। अंजू चिल्लाती हुई शांति के कमरे में की ओर भागी। वो शांति के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने शांति का कमजोर और कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में लिया और उसे अपने चेहरे से लगा लिया। माँ, आंखें खोलो माँ, देखो आपकी अंजू आई है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी, मैं आपके पास रहूंगी। आप जो कहोगी वही करूंगी। प्लीज माँ, एक बार आंखें खोल दो। अंजू के आंसू शांति के सूखे हाथों पर गिर रहे थे। तपते आंसुओं का एहसास होते ही शांति की आंखों के कोने से एक आंसू की बूंद ढलक कर उसके गाल पर आ गई।
उसने बहुत धीरे से अपनी आंखें खोली। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बड़ी अफसर तो बन गई, लेकिन एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। मुझे आपकी कोई चूड़ी नहीं चाहिए माँ, मुझे बस आपका आंचल चाहिए। अंजू रोते हुए बोली। शांति ने अपनी पूरी ताकत समेटकर अंजू के गाल को सहलाया। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ असीम छलकता हुआ वात्सल्य था। बेटा, तू आ गई है, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। शांति ने बहुत धीमी टूटती हुई आवाज में कहा। माँ, आप ठीक हो जाओगी, हम शहर चलेंगे, बड़े अस्पताल में इलाज कराएंगे। अंजू ने कांपते स्वर में कहा। शांति ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं बेटा, मेरा अस्पताल, मेरा घर, सब तू ही है। तू हंसती रहे, बस वही मेरी दवा है। उस रात के बाद अंजू ने एक पल के लिए भी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपनी बड़ी कंपनी से लंबी छुट्टी ले ली और गांव में ही रहकर माँ की सेवा में लग गई। उसने शहर के बड़े डॉक्टरों को गांव में ही बुलवाया और दिन रात एक करके अपनी माँ की देखभाल की। उसने अपने हाथों से अपनी माँ के लिए दलिया बनाया, उन्हें दवाइयाँ दी और रोज शाम को उनके पैर दबाते हुए उनकी पूरी पुरानी कहानियां सुनती। धीरे धीरे माँ के प्यार और बेटी के इस प्रायश्चित ने चमत्कार दिखाया। शांति की स्थिति में सुधार होने लगा। उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी चमक और होठों पर मुस्कान लौट आई। कुछ महीनों बाद अंजू ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने शहर की अपनी कॉरपोरेट नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने गांव में ही शांति देवी बालिका शिक्षा एवं कौशल केंद्र की स्थापना की। उस केंद्र में वो गांव की गरीब और अनाथ बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा और सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देने लगी, ताकि किसी और माँ को अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपनी आखिरी चूड़ियां ना बेचनी पड़े। आज गांव के उसी छोटे से घर के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे दो कुर्सियां लगी थी। एक कुर्सी पर शांति बैठी है, जिसके हाथों में नए कपड़े हैं और वह मुस्कुराती हुई बच्चों को खेलते देख रही है। दूसरी कुर्सी पर अंजू बैठी है, जो अपनी माँ के कंधों पर अपना सिर रखकर शांति से आंखें बंद किए हुए है। माँ, अंजू ने धीमे से कहा। हाँ बेटा। शांति ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा। आज मुझे समझ आया कि दुनिया की सबसे बड़ी अफसर बनना आसान है, लेकिन किसी माँ का सच्चा चल पाना और उसकी सेवा कर पाना इस दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। सफलता पैसों में नहीं, माँ के चेहरे की इस मुस्कान में है। शांति ने अंजू के माथे को चूमा। सूरज की ढलती हुई किरणें नीम की पत्तियों से छनकर उन दोनों पर पड़ रही थी। हवा में एक अजीब सी शांति और आत्मीयता थी। एक ऐसी शांति जो केवल माँ के निस्वार्थ प्रेम और बेटी के सच्चे समर्पण से ही मिल सकती थी है। सीख, माँ का प्यार और त्याग दुनिया की किसी भी दौलत या सफलता से बढ़कर होता है। जीवन में आप कितने भी बड़े और सफल क्यों ना बन जाए, अपने माता पिता और उनके समर्पण को कभी मत भूलिए। माता पिता के चेहरे की सच्ची मुस्कान और उनका आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसी ही इमोशनल सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशन स्टोरी को सुनने के लिए मेरे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।